हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम आर्टिकल 43(2) के बारे में। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 41 कंप्लीट करा दिया गया है। और इसमें जानेंगे आर्टिकल 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 कहता है आपके अनुच्छेद राज्य ऐसा काम करेगा कि न्याय संगत हो। कैसा होगा? न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर मानुचित दिशा में, मानुचित दिशा न्याय संगत, मानुचित दिशा एक ही बात है। क्या होता है? जैसे कोई महिला या पुरुष, मतलब जैसे कोई व्यक्ति होता है वो खदान में कोई भारी काम करने लायक है, महिला भारी काम करने लायक है या उसको परेशानी है, तो कभी कभी क्या होता है उसको हल्का काम दिया जाता है। तो क्या किया जाता है? ये न्यायोचित होना चाहिए। कैसा? न्यायोचित। तो न्यायोचित की बात हो गई। फिर क्या होता है? आपकी प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या होता है? जब महिला गर्भवती होती है तो उसको जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो शिशु पैदा होने वाला होता है, तो सरकार जो सरकारी कर्मचारी महिलाएं होती हैं उनके लिए सरकार 3 महीने की बच्चा होने से पहले छुट्टी देती है और 3 महीने के बाद छुट्टी देती है। और मैं आपको बता दूं ये 2 बच्चों पर लागू होती है। ऐसे नहीं आप रेल मचाते रहो, नहीं कि 18 बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके लिए मात्र 2 बच्चे पर ही सहायता दी जाती है। और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका वेतन नहीं कटता है। और 15 दिन के लिए क्या होता है? जो पुरुष की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि उसकी मैन कौन होता है? मैन उसका जो बच्चे का वो पिता, मतलब पति, उसका हस्बैंड होता है। वो कौन होता है? पुरुष को 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि उसकी सहायता कौन करेगा? उसका हस्बैंड। जब बच्चा पैदा होता है तो पति के साथ में पति का होना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा है बहुत सारी महिलाएं क्या डिलीवरी के टाइम क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती है। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत भयंकर है। और फिर आपका अनुच्छेद, फिर इसमें क्या होता है? 56 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। 26 सप्ताह की मतलब 180 दिन, 6 महीना या 208 दिन की छुट्टी लागू की जाती है। तो आप समझ गए प्रसूति सहायता। और जो हमारी केरल सरकार है वो 3 दिन के लिए पैडली, मतलब आप समझ चुके हैं, 3 दिन की छुट्टी देती है। हर महीने 3 दिन की केरल सरकार छुट्टी देती है। ये महिलाओं के लिए, और कोई राज्य ऐसा नहीं है अभी तक ये छुट्टी देता है। केरल कौन सी? केरल सरकार ही है ऐसी जो महिलाओं के लिए 3 दिन की छुट्टी देती है। फिर आपका आता है आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी वेतन। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष काम करते हैं उनके लिए आपने देखा होगा कि कभी 6,000 रुपये तनख्वाह है, 10,000 रुपये तनख्वाह है, 15,000 रुपये तनख्वाह है। और उससे काम लिया जाता है 8 घंटे, कभी कभी 12 घंटे के 10,000 रुपये। तो आपने देखा होगा कि ऐसी प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें क्या करेगा? राज्य कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी के बारे में सोचेगा कि ऐसा नहीं है अरे काम, मतलब मजदूरी 300 रुपये की और राज्य क्या कहता है आपको 200 रुपये, 250 रुपये का मतलब उपलब्ध करा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो ग्रेड देखा है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रेड लागू होता है वो कौन करता है? वहाँ की राज्य सरकार लागू करती है कि हाईएस्ट ग्रेड इतना है, पे ग्रेड इतना है। जैसे आपके मान लो हिमाचल में कितना है? 8600 रुपये है। वही दिल्ली में कितना है? 10,800 है। आप गुड़गांव में चले जाओ, वही ग्रेड कितना है? 11,000 है। तो वहाँ की सरकार लागू करती है। ये किसके अंडर में आता है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व राज्य के अंडर में आता है। राज्य चाहे लागू करे ना करे, आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, और ना ही आप FIR दर्ज कर सकते कि नहीं हमारी वेतन है इतना वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उच्चतम न्यायालय कहीं भी नहीं जा सकते। और मैं आपको बता दूं ये क्या है? बाध्य योग नहीं है। आप इसके बारे में विचार विमर्श बाध्य योग नहीं कर सकते। तो आपने देखा है जो प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति काम करते हैं, आपने देखा हो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, आपने देखा हो जो महिलाएं पुरुष लड़का लड़कियां पढ़ाती हैं उनकी तनख्वाह मात्र 6,000 रुपये। जो BA MA BEd करे हुए हैं उनके 6,000 रुपये देते कौन? जो प्राइवेट स्कूल में। तो क्या वो अच्छे से पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं। तो 6,000 रुपये में लड़की का क्या मेकअप ही नहीं, मेकअप, लाली, लिपस्टिक, सामान ही नहीं पूर्ति डालता है। और लड़के का वो फैशन ही पूर्ति नहीं डालती है, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? तो इसलिए आपने देखा होगा कि 80% प्राइवेट स्कूलों में क्या कोचिंग का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहता है। और अगर कोचिंग सही से पढ़ोगे तो आपको पास किया जाएगा, अगर कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए कैसा अच्छे से नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो ये प्राइवेट स्कूलों की ये दिशा है। फिर इसी में आता है 41 के काम क्या कहता है? आप समझ जाओ ये काखा जोड़ा गया है तो बाद में जोड़ा गया है। जैसे कोई मान लो कोई टिक्की पैंट शर्ट या फट गई, अब वो दिख रही है तो उसको क्या करते हैं? चकते लगाते हैं। तो उसमें क्या है? ऐसे करके टिकिया लगा देते हैं। तो वही चीज़ क्या है? ये बाद में जोड़ी गई है।
कामगारों की भागीदारी। कामगारों की भागीदारी का अर्थ होता है जैसे कई राज्य क्षेत्र में आपने देखा होगा कंपनी 8 घंटे चलती है, कई क्षेत्रों में देखा होगा आपने कंपनी 12 घंटे देखी 12 घंटे चलती है, कई मतलब 24 घंटे चलती है। तो आपने देखा होगा कि जो महिलाओं की नॉर्मल ड्यूटी होती है वो 8 घंटे तक ही सीमित रहती है, 8 से 5, 9 से 6, ज़्यादातर ये होता है। महिलाओं को ज़्यादा रात में मतलब कि नाइट ड्यूटी में आपने कभी महिलाओं को ड्यूटी करते नहीं देखा होगा। और दूसरी बात, जो कामगारों की सहायता, जो कर्मचारी जो कंपनी होते हैं उनमें कामगारों की क्या सहायता भागीदारी पूछी जा सकती है कि ऐसा कार्य, ऐसी जो मतलब छुट्टी लीव होती है, आपने देखा हो कि होली की छुट्टी होती है, दीपावली छुट्टी होती है, तो उसमें क्या कामगारों की भागीदारी की बात की गई है। फिर इसी में आता है सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या है, बहुत सारी सहकारी समिति हैं, जैसे अमूल दूध है, वो भी क्या है एक सहकारी समिति है। और ये ऐसे समझ लो विश्व में कैसे लगभग 36वें 18वें 19वें नंबर पर है। कौन से 18वें 19 लगभग ऐसा ही है, 18वें 16वें नंबर पर है विश्व में दूध के मामले में। कौन सी? अमूल डेयरी, जिसका आप दूध पीते हैं। अमूल डेयरी इंडिया में सबसे कैसा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। तो वो भी क्या है सहकारी समिति है। और मैं आपको बता दूं कहाँ से अमूल दूध है वो उसकी वो कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात। फिर आपका आर्टिकल अनुच्छेद 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए समान संहिता। नागरिकों के लिए समान संहिता का क्या अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा जब इलेक्शन के समय क्या लागू होता है, आचार संहिता लागू होती है, वैसे क्या है नागरिकों के लिए समान संहिता। समान संहिता का अर्थ होता है एक समान। इसमें नहीं तो आपके विवाह के मामले में भेदभाव किया जाएगा, तलाक के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, वसीयत के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आपके गोद लेने के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे आपने मुस्लिम कम्युनिटी में देखा होगा कि शरिया का कानून होता है, हिंदू में आपने देखा होगा हिंदू का अलग कानून होता है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो विवाह होता है वो आपने देखा हो मस्जिद में होता है। मौलाना साहब कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, तो आपने देखा होगा लोली लंगड़ी बहरी कबूल है, तो लड़का कहता है कबूल है 3 बार बोला जाता है, और पान का पत्ता ऐसे रखा होता है, क्योंकि उसमें क्या, और जो शादी विवाह होती है उसमें क्या लुटाए जाते हैं, बादाम, जो छुआरे होते हैं वो लुटाए जाते हैं, और वो क्या माने जाते हैं, जो छुआरे होते हैं वो शुभ माने जाते हैं जब विवाह होता है तब। और हिंदुओं में क्या होता है, आपने देखा होगा अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उसमें क्या शुभ माना जाता है, तो गोला और धूप, जो आपने धूप घास, ये क्या मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। और चावल क्या माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, और धूप घास क्या मानी जाती है, शांति का प्रतीक माना जाता है। तो आपने जब कभी भी कोई, आपने जो पंडित जी होते हैं या जो भी पुरुष होते हैं, आपने टीका लगाए होते हैं, उसमें चावल का मिश्रण जरूर होता है। और चावल का मिश्रण इसीलिए होता है क्योंकि चावल शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। तब तो आप समझ चुके होंगे कि ये क्यों लगाते हैं। फिर विवाह, आपने देखा होगा विवाह मैंने आपको बता दिया, इसमें जब ये आचार समान संहिता लागू हो जाएगी तो इसमें सिविल कोड लागू हो जाएगा, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आप विवाह करने आपको विवाह कैसा होगा, आपको कोर्ट के द्वारा विवाह करना होगा। इसमें कोई आपके मतलब नियम तो लागू रहेंगे, मगर जैसे तलाक लेते हैं, जैसे आप किसी महिला से तलाक लेते हैं तो मान लो 3 बार तलाक किया, तलाक 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 हो गया तलाक, तो ऐसे थोड़ा ही होता है यार। तो आपको जो अगर तलाक लेना पड़ेगा, जैसे हिंदू कम्युनिटी में क्या होता है, लोग तलाक लेने के क्या जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, शादी करने के लिए कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। वैसे ही अगर आपको तलाक लेना है तो आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में जाओगे। आपको ये नहीं है कि 3 बार तलाक कह दिया, तलाक 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 हो गया तलाक। अच्छा, तलाक या तो पुरुष, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी शरिया कानून होता है, जैसे सऊदी अरब का कानून है, तो वो पूरे विश्व में जैसे जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में लगभग 56 देश आते हैं, तो उनमें सब में क्या है, शरिया कानून है। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे जो कानून सऊदी अरब का है वो भी मुस्लिम कंट्री है, और भारत में जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। अगर वो कानून वहाँ होता तो ऐसा नहीं होता, आधे से ज़्यादा पब्लिक क्या हो गई होती, मुस्लिम कम्युनिटी की समाप्त हो गई होती। कैसे? वहाँ पर मौत की सज़ा क्या होती है, मौत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, मतलब खून के बदले क्या होता है, खून होता है। तो ऐसा हो सकता था। यहाँ फांसी, अगर किसी का मर्डर कर दिया तो आपके लिए क्या दी जाएगी, आपको मर्डर कर दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तब
क्या लाते हैं, तब शरिया का कानून नहीं लाते हैं, तब मुस्लिम कम्युनिटी में क्या लाते हैं, समान सहायता की बात करते हैं। उस समय नहीं कह नहीं सर हमें फांसी नहीं चाहिए, हमें बस सजाई दे दो, यही बहुत है। तो यहाँ पर ये किसी के ना तो सामाजिक अधिकार छीनना है, ना तो राजनीतिक अधिकार छीनना है। जैसे आपका जो आर्टिकल 25 किसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, अंतःकरण की बात करता है। तो इसमें कोई आपके क्या कोई इसमें अधिकार नहीं छीनना है। और फिर आपका आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, जाति मूल धर्म वंश आधार, किसके आधार पर नहीं क्या आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, जाति धर्म किसी के आधार पर आपका क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप समझ गए क्या। तो ये आपकी क्या है, इसमें आचार संहिता लागू होने में एक टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसको सारा रिकॉर्ड बनता है तब उसके बाद लागू होती है। अगर ये सरल होता तो प्रत्येक राज्य में लागू हो गई होती। फिर आपका आता है वसीयत। वसीयत क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, अगर किसी का पुत्र खत्म हो जाता है, किसी के बाप खत्म हो जाते हैं और लड़के के दादा जिंदा हैं, तो वो उसकी वसीयत जो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक होता है कौन होता है, उसका दादा होता है। अगर हिंदू कम्युनिटी में बात करें तो अगर दादा जिंदा है मतलब दादा की मौत हो गई है, अगर बाप की मृत्यु हो गई मतलब दादा की मृत्यु हो गई, मतलब बाप की मृत्यु हो गई, और जो बच्चा पैदा होने वाला है मतलब अभी गर्भावस्था में है, पैदा नहीं हुआ है, तो हिंदू कम्युनिटी में क्या होता है, उसके नाम पर क्या की जाती है, जो वसीयत दी जाती है, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो। फिर आता है गोद लेना। गोद लेना क्या होता है, इसमें कोई डिफरेंट मतलब नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, किसी बच्ची को गोद लेते हैं, तो आपकी उम्र, जिस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उसकी उम्र लगभग 22 साल या 21 साल छोटी होना चाहिए। मतलब आपकी उम्र 21 साल होना चाहिए। 21 साल छोटे बच्चे को आप गोद ले सकते हो। ऐसा नहीं आप खुद 22 साल के हो और किसी लड़की को गोद ले लिया 18 साल की या 19 साल की, ऐसा नहीं होता है। राज्य इसके लिए लागू नहीं करता है, ऐसा नहीं है। किसी लड़के को गोद ले लिया, उसकी उम्र 18 साल है, आपकी उम्र 20 साल है, आप उसमें ही लड़ रहे हो, किसी को बेच दिया, तस्करी कर दी, ऐसे बहुत सारे मामले हुए थे। तो सरकार ने फैसला लिया गया था सरकार के द्वारा कि अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो जो व्यक्ति गोद लेता है उसकी उम्र और बच्चे की उम्र से लगभग 21 साल का अंतर होना चाहिए, और ये अनिवार्य है। कितना, 21 साल का अंतर होना चाहिए और ये अनिवार्य है। तो आप समझ चुके होंगे गोद का मतलब क्या होता है। तो ये कहाँ पर लागू हुआ है, ये आपके गोवा प्रथम राज्य था जिसने समान संहिता लागू की थी। कौन सा, सिविल कोड लागू किया था, कौन, एकमात्र राज्य कौन, गोवा। लगभग इसने 1969 में लागू किया था। कब, 1969 में। फिर आपका आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। किसकी, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 21 का किसकी बात करता है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। किसका, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। और मैं आपको बता दूं जो राज्य सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, आपने देखा हो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, किताबों की व्यवस्था करती है, ड्रेस उपलब्ध कराती है, खाना उपलब्ध कराती है और वजीफा उपलब्ध कराती है। क्या, वजीफा भी उपलब्ध कराती है। और आपने अधिकतर होगा जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है, कौन सा, जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है वो आर्टिकल 45 के तहत ही खोला जाता है। और मैं आपको बता दूं उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है और निःशुल्क चिकित्सा की बात की गई है। कौन से, आर्टिकल 45 के तहत। मैं आपको बता दूं निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा की बात की गई है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए आपने देखा होगा 3 महीने बाद टीका लगता है, फिर 6 महीने बाद टीका लगता है, फिर पोलियो पिलाई जाती है, फिर पोलियो पिलाई जाती है। आपने देखा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, और हर महीने क्या होती है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। अब तो इतना वो नहीं है पोलियो का प्रकोप, पहले बहुत ज़्यादा पोलियो का प्रकोप था। फिर 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा की बात की है। आप समझ चुके होंगे। और ये कौन से, 86वां संविधान संशोधन 2001-2 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर आपका आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या होता है, SC ST
का कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा कि जो कमजोर वर्ग थे, मान लो SC ST के जो कमजोर वर्ग थे, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया गया था। पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उनके लिए क्या समझा जाता था, मात्र एक तुम दूसरों की सेवा के लिए ही पैदा हुए हो, ये उन्हें कहा जाता था। और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा किसकी घृणा की नज़र से देखा जाता था। किसकी नज़र से देखा जाता था? घृणा की नज़र से देखा जाता था। और वो लोग क्या उनके घर का सारा कार्य करते थे, खेती किसानी का सारा कार्य कौन करते थे? वही लोग करते थे। जो आज जो इन्हें प्रताड़ित किया गया था वो लोग किस में आते हैं? ST ST में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी सरकार ने, जो हमारे देश लागू हुआ था, तब हमारी सरकार ने ये नियम लागू किया था, मतलब राज्य की नीति निर्देश राज्य के ऊपर छोड़ दिया था। क्योंकि ये जो हमारी सरकार थी वो इतनी एकदम पावरफुल नहीं थी, इतनी मतलब धनी नहीं थी। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज इस मोड़ पर छोड़ गए थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कि हम किधर जाएं किधर नहीं जाएं, तो उस व्यवस्था पर छोड़ गए थे अंग्रेज एकदम उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। फिर तो हमारी जो सरकार है, जब संविधान लागू होने के बाद में आपने देखा आरक्षण की बात आती है। जिन लोगों को दबाया सताया गया था वो आरक्षण, मतलब जो SC ST में आते हैं उनके आरक्षण की बात की जाती है। मतलब जो बढ़ गए हैं उनके लिए दबाने की बात नहीं की जाती है, जो नीचे हैं उनके लिए कुछ उठाने की बात की जाती है, जिसे आरक्षण की बात की जाती है। मान लो कोई 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बड़ा है तो आपने देखा होगा वो ऐसे ही खड़े होकर टीवी देख सकता है। दूसरा बच्चा है, मान लो कोई व्यक्ति छोटा है, तो उसके लिए अगर स्टूल लगा दे तो लड़का आराम से टीवी देख सकता है, ये हो गया। फिर अगर उससे छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर अगर उससे हाइट का अगर ज़्यादा स्टूल, जो दूसरा स्टूल लगाया था उससे अगर 1 गुना मतलब आधे गुना स्टूल बड़ा कर दे, मतलब किसी का 1 बिलान का स्टूल है उसके अगर 1.5 बिलान का स्टूल कर दे तो बच्चा आराम से टीवी देख सकता है। वैसे ही आरक्षण की बात की गई है। और मैं आपको बता दूं आरक्षण का सिस्टम कैसा होता है, क्रीमी लेयर की तरह होता है। क्रीमी लेयर सिस्टम क्या होता है, क्रीमी लेयर सिद्धांत क्या होता है? जो अनुसूचित जाति हो या SC में हो या ST में हो, जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, क्या है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसके लिए उस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा, उस सुविधा के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा जिसकी वार्षिक तनख्वाह लगभग 6 लाख रुपए है। कितनी? 6 लाख रुपए है। तो उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि उन पर अधिकतर आपने देखा होगा कि उन पर नहीं तो जमीन होती है, नहीं तो कोई सरकारी कर्मचारी है, नहीं अधिकारी है, वो बात क्या है, मजदूरी निर्वाह के ऊपर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो सरकार उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराती है। और क्या बनता है, आपने देखा हो जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो इसी के तहत ही बनता है। किसके तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 46 के तहत बनता है। और मैं आपको बता दूं विभिन्न आयोग का गठन किया गया था, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और आपका अनुसूचित जाति आयोग, बहुत सारे आयोग का गठन किया गया था जिससे इनका क्या शोषण ना हो, क्या ना हो, शोषण ना हो। आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, आपने एजुकेशन के क्षेत्र में देखा होगा जब आप स्कूल में फीस जमा करते हो तो आपसे पूछा जाता है आप SC कैटेगरी में आते हो या आप जनरल कैटेगरी में आते हो। तो जो जनरल कैटेगरी और SC कैटेगरी में क्या होते हैं, फीस की छूट होती है। अगर SC जनरल कैटेगरी में 500 रुपये हो रहा है तो आपके कितने होंगे, 200 रुपये जमा होंगे, कितने, या 200 या 250 रुपये जमा होंगे, आपकी क्या उसमें छूट दी जाती है। और ये किसके तहत है, तो राज्य सरकार इसमें प्रावधान करती है। और मैं आपको बता दूँ विभिन्न सीटों में, जो विभिन्न सीट स्कूल होते हैं, आपने देखा होगा डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डॉक्टरी कॉलेज है, इनमें क्या होती है, SC वर्ग और ST वर्ग के लिए क्या होते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व होती है। आप जब नौकरी का फार्म डालते हैं तो आपके लिए क्या होता है, जब आप फार्म डालते हैं तो आपने देखा होगा कि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, और जनरल OBC के लिए कितने 100 रुपये है, 500 रुपये है, 1000 रुपये है, 5000 रुपये है, उसमें दे रखा हुआ होता है। मगर SC के लिए और ST के लिए क्या होती है, विभिन्न छूट दे रखी होती है। यहाँ तक कि जो विकलांग क्षेत्र में होते हैं, वो चाहे SC में हो चाहे OBC में, उनके लिए क्या होता है, कुछ आरक्षण दे रखा होता है जो विकलांग व्यक्ति होता है उनके लिए। तो अब बात समझ गए होंगे कि ये क्या होता है SC और ST। और सरकार ने विभिन्न आयोग का गठन किया गया था,
मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, ऐसे बहुत सारे आयोग का गठन किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। फिर आपका आता है अनुच्छेद 47। क्या कहता है अनुच्छेद 47? ये किसकी बात करता है? तो पोषाहार की बात करता है। किसकी बात करता है? पोषाहार की बात करता है। अब कहेंगे पोषाहार क्या होता है? जो सरकार क्या कराती है, हमें मिड डे मील उपलब्ध कराती है। मिड डे मील जो कोठेदार होते हैं, आपने देखा होगा, कौन? जो कोठेदार होते हैं, आपने देखा होगा कि जो कोठा बांटते हैं वो आपके लिए चीनी देते। पहले क्या आता था? चीनी आता था, चावल आता था, गेहूं आता था और मिट्टी का तेल आता था। अब क्या कर दिया? मिट्टी का तेल बंद हो गया। तो आप राज्य सरकार या आप क्या कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें जो कोठेदार है वो तेल नहीं देता है क्या? जब सरकार ने ऊपर से ही बंद कर दिया, राज्य सरकार ने बंद कर दिया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, पहले ही दे रखा है। ये बाध्य योग नहीं है। अनुच्छेद 47 वो अनुच्छेद 37 में दे रखा है, ये बाध्य योग नहीं है और आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है। फिर अब इस समय क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं चीनी मिल रही, वो चीनी नहीं मिल रही है इस समय। क्या होता है? आप देख रहे हैं बहुत सारी चीनी भी मिल रही है, गेहूं मिल रहे हैं, चना मिल रहा है, नमक मिल रहा है, रिफाइंड मिल रही है, बहुत सारी मतलब खाद पोशाक चीज़ें मिल रही हैं। मगर जो बंद हो जाएंगी उसके लिए आप कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। कह नहीं, पहले कहा कि तो रिफाइंड मिल रही, अब इलेक्शन होगा, अब रिफाइंड ना मिल रही है, जो तो गलत बात है, हम तो जाएंगे, हम तो ना रुकेंगे। पहुंच गए वो पहले ही कह देगा भैया जाओ। अनुच्छेद 37 कहता है कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर संसद चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो संशोधन करके क्या उस चीज को लागू कर सकती है, और ऐसा हो नहीं सकता यार। फिर आपने देखा होगा कि जो नई सरकार आती है, आपने देखो पेंशन अलग अलग तरीका से आती है। ग्राम विकास योजना, जैसे ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना, हर प्रधान, जैसे अगर सपा सरकार आती है तो उसकी अलग योजना होगी। जो सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आएगी तो उसकी अलग योजना होती है। ये किसके तहत होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत होता है। आप क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बाध्य योग नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते। फिर आपका आता है आर्टिकल 47, पोषाहार की बात हो गई। फिर नशीली दवा, राज्य ऐसी वस्तुओं को लागू नहीं करेगा जो क्या व्यक्ति के विकास के लिए बाधा हो। जैसे आपने देखा होगा पेट दर्द की दवा आती थी, जो सिरप, जो पेट दर्द की दवा आती थी वो क्या होती थी? ड्रग्स मिला हुआ होता था। वो क्या वो कुछ सालों तक चली वो दवा, फिर के बाद उसमें क्या हो गया? ड्रग्स की मात्रा मतलब आने लगी, लोग नशे के तौर पर यूज करने लगे। क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। उसके बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, यहाँ तक कि जो एविल सिट्राजिन गोली होती है वो भी क्या होती है? ड्रग्स के लेवल में ही आती है। और जैसे व्यक्ति के क्या होते हैं? बाल झड़ने लगते हैं, आंखें बैठने लगती हैं, अगर इन चीज़ों का आप ड्रग्स, इन दवाओं का ज़्यादा यूज करते हैं, नशीली दवाओं का, और एक इस क्षेत्र में आती है तो आपके लिए अगर एलर्जी है, खुजली होती है, तब ये दवा दी जाती है। और एविल टैबलेट कब दी जाती है? इन्फेक्शन काटने के तहत क्या दी जाती है? एविल टैबलेट दी जाती है। और मैं आपको बता दूं एविल टैबलेट किस में आती है? ड्रग्स में आती है। तो सरकार क्या दवा पर, नशीली दवा पर प्रतिबंध लगा सकता है। फिर शराब पर, अब आपने देखा होगा कि अगर शराब पीने वाला है व्यक्ति और वो आपके घर आया, अगर आप दारू नहीं पीते हैं, आप उसको मीठा जितना मतलब अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थ खिलाए, आपने घी से चिपक कर रोटी खवाई, कचौड़ी बनवाई, कतरिया बनवाई और अच्छे से मतलब पनीर बनवाओ, सब कुछ उपलब्ध कराओ, ठीक है। मगर जो व्यक्ति दारू पीने वाला है ना, उसको अगर जब तक दारू नहीं मिलेगी तब तक क्या है? सब बेकार है, तब तक सब बेकार। आप उसकी कितनी भी खातिर कर दो तभी क्या कहेगा? अरे यार ऐसे ही आदमी है वे यार, सही ना है सिस्टम उनको यार, एक खाद पीत ना है बस। अगर उसी व्यक्ति को आप कुछ मत पिलाओ, ठीक है, उस व्यक्ति को कुछ मत पिलाओ, आप जाकर क्या एक पौवा पिला दो तो आपकी तारीफ करते करते ना सो जाएगा, थक जाएगा, मगर आपकी तारीफ बंद नहीं करेगा। अरे भाई साहब हम तो वहाँ गए, समझ आने गए, अरे हमारे समझी ने तो इतनी खातिर करी, कह अरे कुछ पूछो मत ही, का एक पौवा पिला दो, बस हो गई खातिर। तो सरकार क्या शराब पर प्रतिबंध लगाती है। और मैं आपको बता दूं सरकार जो शराब, देसी शराब में 50% अल्कोहल होती है और जो क्या होती है? जहर होती है। क्या होती है? जहर होती है। आप देखते हैं शादी विवाह में जब अग्नि प्रकट की जाती है तो वहाँ क्या जो डलिया खुलती है,
जब डलिया खुलती है तो क्या होता है, उसमें जो अग्नि प्रकट की जाती है वो दारू डाल के पी जाती है। ऐसे चारों ओर दारू डाल दी, बस आग लगा। अरे यार अल्कोहल है, अल्कोहल तो वैसे ही आग लग जाएगी उसमें, वो भी 50% के करीब है। ये क्या होती है, जहर है। बियर में अलग अलग है। कोई बोतल वाली जैसे आपकी आधिया होती है, आपने देखा होगा, उसमें अलग मान लो 4% है। आपने देखा होगा कैन होती है, बियर की कैन आती है, उसमें अलग है। उसमें बियर की ब्रांड के अनुसार क्या है, उसमें अल्कोहल की मात्रा अलग है, किसी में 4% है, किसी में 5% है। और बियर में अल्कोहल की मात्रा 10 से 12% होती है। कितनी? 10 से 12% होती है। फिर आपकी आती है विस्की। क्या आती है? विस्की आती है भैया। विस्की 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 क्या होती है? ये पीने से क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, गर्मी के दिनों में पी जाती है। और ये क्या होती है, टेम्परेचर मतलब बढ़ाती नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इससे ज़्यादा कोई आदमी का माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ है यार, महंगी आती है, तो उसी चीज़ से उसी तरीके से लोग पीते हैं इसके लिए, बड़े बड़े लोग। ये थोड़ी है कि नहीं इसको लिया और पूरी बोतल लौट गए, ये थोड़ी होता है। इसको तो ये करते हैं देसी वाली, लो पौआ ऐसे ही बिना पानी के लौट लो, बस नमक चाट लो, नमक ना है तो प्याज चाट लो, यही तो होता है। विस्की मैंने आपको बता दिया, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ये टेम्परेचर मतलब ठीक रहता है, ये गर्मी पैदा नहीं करती है। और इसको लोग गर्मी में ज़्यादा यूज करते हैं, किसको? विस्की को। आपने बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा होगा विस्की चलती है, बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या चलती है? विस्की चलती है। अब आ गई रम। रम भैया ये क्या होता है, ठंडों के दिन में पी जाती है और ये टेम्परेचर को बढ़ाती है। और मैं आपको बता दूँ ये यूरोप क्षेत्र में ज़्यादा यूज होता है, जैसे आपकी जो रूस है, और ये यूरोप क्षेत्र, रूस किस में आता है? यूरोप क्षेत्र में आता है, और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है। तो यूरोप क्षेत्र क्या है, ठंडा है, वहाँ पर इसका यूज ज़्यादा होता है, किसका? रम का। और इससे क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, ये शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पीते हैं लोग इसके लिए। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि क्यों दारू पीना नहीं चाहिए। दारू पीने का मतलब है आप बर्बादी की ओर जा रहे हो। आपका अगर जबड़ा चिंगम खाते हो आप, अगर आप चिंगम खाना स्टार्ट कर दिए तो आपका जबड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप गुटखा खाने लगोगे और सुपारी खाने लगोगे, सुपारी के बाद गुटखा खाने लगोगे, गुटखा के बाद आप क्या आ जाओगे, फिर दारू पीने लगोगे। और दारू पीने के बाद आदमी अपना जो उसका मानसिक संतुलन क्या होता है, खो बैठता है। फिर क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि दारू ना मिलने की वजह से क्या कर दिया, पिता का कत्ल कर दिया। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं। तो जब तक कोई कार्य जब तक आप नहीं कर सकते, जब तक आपका मानसिक संतुलन कैसा हो, ठीक ना हो, ठीक नहीं होता है, तभी ऐसा व्यक्ति काम करता है। किसी ने कि बीवी का ही गला काट दिया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। फिर इस चीज के लिए अगर एक बार रिवाइज कर लें तो कैसा रहेगा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 42 का कहता है राज्य ऐसा काम करेगा न्याय संगत मानवोचित प्रसूति दिशा में। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसको भेदभाव नहीं होगा। कि आपने देखा हो महिलाएं क्या होती हैं, अरे बहुत दर्द हो रहा है। आप अगर चेकिंग पे जाते हो, जैसे एक महिला पुलिस है या पोलिंग बूथ पे आता है तो महिला बैठी रहती है कि नहीं मैडम बैठ जाओ आप, मैं काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ। तो जो महिलाएं और पुरुष दोनों लोग आते हैं, आपने देखा होगा कि महिला बैठी होगी मगर पुरुष ड्यूटी कर रहा होगा। तो न्याय संगत बात हो गई। न्याय संगत मानवोचित दिशा में एक ही बात होती है। प्रसूति सहायता क्या होती है, पहले क्या था 12 सप्ताह था, फिर आपका हो गया 56 सप्ताह हो गया, जिसमें मतलब 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। और जो पुरुष होता है वो 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, कि इसकी सारे कर्मकांड की जड़ तो क्या होता है, ये पुरुष ही होता है। इसको भी 15 दिन सताया जाता है। कब दबाया जाता है इसको, जब ये मतलब बच्चा पैदा होता है, फिर छठी होती है, करो खिलाओ इसको, ठीक है। फिर अनुच्छेद 43 क्या कहता है, कर्मचारियों की निर्भर मजदूरी की बात करता है। जैसे आपका क्या कहते हैं, जो व्यक्ति काम करता है, मान लो कोई प्राइवेट क्षेत्र में है, जो कंपनी काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कंपनी में 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसे ऐसे ग्रेड होता है। तो राज्य कैसे कर्मचारी की निर्भर मतलब आदमी इतनी मजदूरी मिले कि निर्भर मजदूरी की बात की गई है अनुच्छेद 43 में। फिर कामगारों की भागीदारी की बात की गई है, फिर सहकारी समिति की बात की गई है। फिर आपका अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान संहिता की बात की गई है। और समान संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो गोवा समान संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य है। और फिर आपका आता है, इसमें किसकी बात की गई है, तो विवाह के बारे में बात की गई है। विवाह
किसके बारे में? विवाह के आधार भेदभाव क्या होगा? समान नियम लागू होगा, समान कानून लागू होगा विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, वसीयत के मामले में और गोद के मामले में। इसमें अगर आप जो गोद लेने की उम्र है 21 साल, व्यक्ति को जो गोद लेता है वो 21 साल से छोटा हो, मतलब उस बच्चे के और व्यक्ति के बीच में 21 साल का डिफरेंट हो, ना कि ऐसा ना हो कि आपकी उम्र है 28 साल और किसी को 27 साल, आपके 28 साल उम्र है, 27 साल की लड़की गोद ले ली, तो ऐसा नहीं होता है। आप दोनों के बीच में कितना डिफरेंट होनी चाहिए? लेने वाले और देने जो व्यक्ति कोई बच्चा गोद लिया जाता है लगभग 21-22 साल का अंतर होना चाहिए। फिर आपका आता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। जो क्या होता है, जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें क्या दी जाती है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्लस आपके लिए खाना और बच्चों के लिए ड्रेस और वजीफा भी दिया जाता है। पहले क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था 3 किलो गेहूँ प्रत्येक महीना। फिर 21 के काम में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है और 0 से लेकर जब बच्चा पैदा होता है 6 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और उनके मतलब शिक्षा की बात की गई है। किसमें? जो आंगनवाड़ी केंद्र खुलते हैं उसमें उसकी बात की गई है। फिर आपका अनुच्छेद 46 आता है और मैं आपको बता दूं 86 में संविधान संशोधन संविधान 2 के द्वारा क्या लागू किया गया था। फिर आपका अनुच्छेद 46 क्या कहता है? एससी और एसटी के कमजोर वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य किसी भी मतलब जो एससी एसटी के वर्ग के लोग हैं, राज्य किसी भी क्षेत्र में उनका लिए क्या करेगा? शोषण नहीं होने देगा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी आधार पर उनका क्या शोषण नहीं होने देगा। तभी तो आप देखते हैं कि जब आप स्कूल शैक्षिक क्षेत्र की बात करो, जब आप वजीफा का आप जब वजीफा का फॉर्म डालते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आती है, प्लस अगर आप मेरिट लिस्ट लिखती है तो उसमें आपको छूट दी जाती है, प्लस आप जब स्कूल की फीस जमा करते हो तो आपको छूट दी जाती है। बहुत सारी शैक्षिक शिक्षा की बात की गई है और उनमें छूट की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 47 किसकी बात करता है? पोषाहार की बात करता है, नशीली दवाओं की प्रतिबंध की बात करता है, शराब पर प्रतिबंध की बात करता है। शराब कितने प्रकार की? शराब के मतलब कितने प्रकार की? मतलब देसी शराब में क्या होता है? 50% अल्कोहल होता है और बियर में आपके कितने 10 से 12% अल्कोहल होता है। और अलग अलग ब्रांड की जैसे कैन की है, बोतल है, वो उसमें अलग अलग अल्कोहल की मात्रा होती है। विस्की में ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा नहीं होती है, एक अलग ही ब्रांड वो होता है। और ये क्या होता है? इसको गर्मी के दिनों में पिया जाता है और ये टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। इसमें दारू पीने से ऐसा नहीं आपको गर्मी आ गई, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपने देखा होगा विस्की चाहे रम 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 रम, तो क्या होता है? विस्की गर्मी के दिनों में पी जाती है और रम ठंडों के दिनों में पी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या रम को पिया जाता है ठंडों के दिनों में रम को। जैसे कश्मीरी क्षेत्र में क्या अखरोट बादाम छुआरे बादाम खाए जाते हैं। अगर आप यूरोप क्षेत्र की बात करें, यूरोप महाद्वीप में, तो सबसे ज़्यादा दारू का यूज होता है रम का, क्योंकि वहाँ ठंडा क्षेत्र है और वहाँ टेम्परेचर -40-50 डिग्री रहता है। ठंडों के दिनों में टेम्परेचर -40-50 डिग्री रहता है। अगर आप पानी गर्म करके लाओ और ऐसे उलझो तो तुरंत बर्फ बन जाएगा, इतना वो भयंकर टेम्परेचर होता है वहाँ का टाउन। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? शरीर को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या रम पीते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।